हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 5 की आंसर की, जिसमें मैं बताऊंगा आपको हिंदी और उत्तराखंड के क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस सेट आगामी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको करते हैं तो आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जो खड़ी बोली है वो हमारी मानक हिंदी है, इसी वजह से खड़ी बोली से बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, खड़ी बोली किस जनपद की है। ठीक है, खड़ी बोली का दूसरा नाम आता है क्या, कौरवी। और खड़ी बोली अगर देखें तो किस जनपद की है, तो वो मेरठ जनपद की या दिल्ली कहेंगे आप, दिल्ली वाले जनपद की भाषा कही जाती है खड़ी बोली। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था। चार ऑप्शन आपके पास है, जनपदीय हिंदुस्तानी वर्नाक्युलर, कौरवी या फिर रेखता। रेखता तो उर्दू भाषा है, देखे होंगे आप। ठीक है, तो ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया था सुनीत कुमार चटर्जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था, मतवाला, सरस्वती, कल्पना या फिर प्रतीक। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा एक दूसरी पत्रिका थी, उसका नाम था समन्वय। समन्वय और दूसरी पत्रिका थी आपका ऑप्शन है मतवाला। समन्वय और मतवाला का प्रकाशन किया गया था किसके द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। ठीक है ना, इनकी बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत से उपन्यास हैं। इंदुलेखा इनका एक अधूरा उपन्यास है। कौन सा, इंदुलेखा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिस कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। अच्छा ठीक है, पत्रकारिता से क्वेश्चन बना है आपका। न्यूज पैग, आप एड, पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। तो किसी मुद्दे पर लेख लिखना जब वो बहुत ही करंट में हो, ताजी घटना हो, तो उसे कहते हैं क्या, न्यूज पैग। ठीक है, पेज 3 पत्रकारिता होती है जब आप फिल्म जगत से या चकाचौंध से भरी हुई पत्रकारिता करते हैं, तो उसे कहते हैं पेज 3 पत्रकारिता। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, जो लिखित भाषा में मूल ध्वनि है, यानी आ, ई, उ, यह क्या है, मूल ध्वनि है। इनके लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और इन्हीं चिन्हों को अब लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, लिपि, ध्वनि कहते हैं, व्यंजन या फिर स्वर, तो उसे कहते हैं हम, ऑप्शन है आपका लिपि। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा आपको बताएं तो जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, तो गंगा हो गई। ठीक है ना, गंगा नहीं है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, सूर्य व्यक्तिवाचक हो गया। अमीर, गरीब, समूह, समूहवाचक संज्ञा। तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बनेगा। सभी चारों ऑप्शन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक आप बताना है किसमें है, जिनका, जो, किनका, कौन, क्या, किसने, जिन्होंने, उन पर, उसको, जो, कोई, वह। तो कौन, क्या, किसने, तीनों ही प्रश्नवाचक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन है और आपको बताना किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। मां ने गर्मा गर्म खाना बनाया, तो गर्मा गर्म विशेषण हुआ। दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, तो बहुत विशेषण हुआ। मां ने कहा और रोटी लो, तो और क्या हुआ, यहां पर विशेषण हुआ। बच्चे ने खाना खाया, तो ये ऑप्शन डी में किसी भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। रमा विद्यालय से घर आ जाती है में कारक है। ठीक है, रमा विद्यालय से, तो रमा का विद्यालय से क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। अलगाव के लिए जो हम कारक यूज करते हैं वो होता है क्या, अपादान कारक। ठीक है, जिसका सबसे प्रसिद्ध एग्जांपल है क्या, पेड़ से पत्ता गिरा, अलगाव हुआ। ठीक है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, तो देखिए इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूजन होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग क्या है, तो बच्चे लिखते हैं शब्द के आगे लगने वाले शब्दों को या अक्षरों को क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो ये गलत है। क्या होगा, शब्द के अंत में लगने वाले या शब्द के प्रारंभ में लगता है उपसर्ग, अंत में लगता है प्रत्यय। ठीक है, आगे तो आप देखेंगे ये आगे, अगर कोई शब्द है तो ये है उसका आगे। ठीक है, लेकिन हम बोलना ये चाहते हैं और बोल ये रहे, तो शब्द के अंत में और शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग और प्रत्यय लगते हैं। तो अभी आपको बताना कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, प्रत्यय या प्रति, तो ऑप्शन डी प्रति, धन, आशा, प्रत्याशा, यण संधि बनती है इसमें। ठीक है ना, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगव है, मतलब प्रामाणिक शब्द को आपने तोड़ना है।
धन मणिक, प्रमा धन अणिक, प्रमाणी धन क, प्रमाण धन इक। तो ऑप्शन डी प्रमाण धन इक इसका सही उत्तर बनेगा। फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? मतलब 4 फलों के नाम है और आपको बताना है कौन से फल का नाम फारसी भाषा से लिया गया है, जामुन, आम, अंगूर या फिर केला। तो ऑप्शन सी अंगूर इसका सही उत्तर बनेगा। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है, ठीक है, समन अंग्रेजी शब्द, सौदागर फारसी शब्द, किताब अरबी शब्द, अलमारी तुर्की शब्द। तो ये बनेगा ऑप्शन डी आपका अलमारी। अलमारी कैसा शब्द है? तो अलमारी पुर्तगाली शब्द है, ठीक है, अलमारी पुर्तगाली। समन तो अंग्रेजी शब्द है, सौदागर फारसी और किताब अरबी शब्द है। अरबी के लिए आप कविता याद कर सकते हैं, अजब अदा आदत आदमी की, अजब अदा आदत आदमी की, कुर्सी में कलम किताब, खबर कातिल औरत की, आखिर गैर गरीब औलाद, अल्लाह एहसान लियाकत की, दुनिया शराब जुलूस में, नतीजा किस्मत की कीमत का, जिक्र तमाम अदालत में, अक्ल आखिर तकदीर में, हिम्मत हौसला जिस्म मुकदमा, फैसला मुश्किल हलवाई का। ये पूरी कविता में जो भी शब्द आए ये शब्द क्या है? अरबी है। संभव है कल मैं ना आऊं, इस वाक्य की पहचान करें। अच्छा, कौन किस तरह का वाक्य है? हेतुमद भाष्य, संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, ये इनमें से कोई नहीं। तो संभाव्य, क्योंकि वो बड़ा संभव यानी संभावना है अभी, तो संभाव्य भविष्य वाक्य है, ऑप्शन बी सही उत्तर बनेगा। ऋषि का स्त्रीलिंग है, ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषि, ऋषि का, ऋषि पत्नी या ऋषिणी, तो ऋषि का होता है ऋषि का स्त्रीलिंग। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, मतलब जो कोई मुख्य क्रिया है उसका जो अर्थ स्पष्ट करेगी उस क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु, नाम बोधक, सहायक या फिर प्रेरणार्थक। तो वो कहलाती है ऑप्शन सी आपकी सहायक क्रिया। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहणी, विरिहिणी, विरिहणी, विरहिणी। तो शुद्ध वर्तनी होगी ऑप्शन डी आपकी विरहिणी, ठीक है। निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची है? समीरण, नलिन, शक, पावक। तो शक, पावक, पावक तो अग्नि का पर्यायवाची होता है, तो नलिन, नलिन होता है कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची को कमल, जलज, नीरज, पंकज, ठीक है ना, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। अरविंद, ठीक है, अरविंद, और बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं किसके? कमल के, ठीक है। व्यास का विलोम शब्द है, व्यास का संगीन, संश्लेषण, संक्षेप या फिर समास। तो व्यास का विलोम शब्द होगा ऑप्शन डी आपका समास। संगीन का होगा आसान, ठीक है, संश्लेषण का होगा विश्लेषण, ठीक है, और संक्षेप का होगा विस्तार, विस्तार, ठीक है, और समास का व्यास, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है, मतलब किस शब्द को तिरछी नजर या आक्षेप भी कहा जाता है? कटाक्ष, ताना, व्यंग्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये बनेगा आपका ऑप्शन है, कटाक्ष को तिरछी नजर भी कहा जाता है या आक्षेप भी कहा जाता है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। मिश्र बंधु बहुत ही प्रसिद्ध नाम है हिंदी साहित्य में। तो कौन थे मिश्र बंधु? 4 ऑप्शन है, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, राम बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, राम बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी या फिर राम बिहारी। तो ऑप्शन सी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए अब उत्तराखंड की क्वेश्चन, हिंदी क्वेश्चन समाप्त। 1841 में नैनीताल की खोज की खबर सर्वप्रथम किस अखबार में छपी थी? इंग्लिश क्रॉनिकल, लंदन न्यूमैन या फिर इंग्लिशमैन। 1841 में सीपी बैरन द्वारा नैनीताल की खोज की गई और न्यूमैन अखबार में इसकी खबर छपी थी। थालू मेला किस जनपद में लगता है? थालू मेला किस जनपद में लगता है? तो ये बनेगा आपका ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग। धारशील शिलालेख का संबंध किस पवार राजा से है? धारशील शिलालेख, शिलालेख बहुत सारे प्राप्त होते हैं अलग अलग राजाओं के, इनमें से एक है धारशील शिलालेख और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऑप्शन है आपका अनंत पाल से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर बनेगा। अजयपाल, नेपोलियन कहा जाता है, जगतपाल के बारे में कहा जाता है कि जुआरियों पर कर हटाया था इसने, जगतपाल ने, ठीक है। फतेह शाह के बारे में भी जानते हैं, इसके दरबार में नौरत्न रहा करते थे। पटवारी परीक्षण संस्थान कहाँ है? देखिए पटवारी का पेपर देने वाले आप सभी और फिर जब एग्जाम निकालेंगे तो परीक्षण के लिए जाएंगे, और कहाँ जाएंगे पटवारी के पेपर के बाद? तो जाएंगे आप अल्मोड़ा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बनेगा। स्वयं की मुद्रा चलाने वाला प्रथम पवार राजा कौन था? स्वयं की मुद्रा चलाने वाला
प्रथम पंवार राजा अजयपाल, लखन देव, कीर्ति शाह या फिर बलभद्र शाह? तो लखन देव द्वारा चलाई गई थी स्वयं की मुद्रा सबसे पहली बार। ठीक है। रैमजे ने जंगलात बंदोबस्त कब करा? रैमजे ने जंगलात बंदोबस्त कब करा? 1861, 62, 63 या फिर 64? तो 1861 में किया गया था रैमजे द्वारा जंगलात बंदोबस्त। राज्य में 5 जातियों को एसटी का दर्जा कब दिया गया? राज्य में 5 जातियों को एसटी का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1967 में। कौन कौन सी 5 जातियां है? राजी, थारू, बोक्सा, भोटिया और जौनसारी। ये 5 कौन सी है? जातियों को जनजाति का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है। अष्टध्यायी में हिमालय के कितने जनपदों का उल्लेख है? अष्टध्यायी किस पुस्तक है? ठीक है ना। और उसमें कितने जनपदों का उल्लेख है? हिमालय के 5, 7, 9 या फिर 6? तो ऑप्शन बी 7 जनपदों का उल्लेख है। राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्रदान है? ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3, 5, 7 या फिर 2? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी आपका 2 जातियों को। कौन कौन सी? राजी और बोक्सा। ठीक है। बोक्सा और राजी को आदिम जनजाति का दर्जा प्रदान है। 1981 में बोक्सा को मिला था और सबसे पहले मिला था राजी को 1967 के आसपास। ठीक है। खोला ग्लेशियर स्थित है। खोला ग्लेशियर स्थित है पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली या फिर टिहरी? तो खोला ग्लेशियर है आपका पिथौरागढ़ में। बीरबाला तीलू रौतेली पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए तीलू रौतेली का नाम तो सबने सुना है। ठीक है ना। वीरांगना तीलू रौतेली बहुत ही प्रसिद्ध रही है हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में। और इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है वीरबाला तीलू रौतेली। और ये लिखी गई है किसके द्वारा? तो ये लिखी गई है राजेश्वर उनियाल द्वारा। गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा की स्थापना कब हुई? 1901, 1902, 3 या फिर 4? तो गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा, ठीक है ना, जात से संबंधित सभा थी और ये हुई थी 1904 में। और ये कौन सी थी? सरोला सभा। ठीक है। सरोला सभा की स्थापना हुई थी 1904 में। नायक सुधार आंदोलन का संबंध किस प्रथा से है? देखिए नायक एक जनजाति वगैरह थी। अगर आप लोगों ने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा है तो भारती चंद का नाम आता है। भारती चंद पहला चंद शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण करा। तो जब वो नेपाल पर आक्रमण करने गया तो उसके जो कुछ सैनिक थे वो कहाँ रह गए? नेपाल या फिर आप कहेंगे डोटी वाले क्षेत्र में ही रह गए। और उन्हीं के जो वंशज थे वो नायक जाति कहलाई। तो बाद में क्या होता है कि उनकी जो स्त्रियां होती थी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, उनको वैश्यवृत्ति में धकेल दिया जाता था। तो आंदोलन चला था। तो ऑप्शन डी वैश्यवृत्ति इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। दोफाड़ वैली किस जनपद में है? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़ या फिर देहरादून? तो ऑप्शन ए बागेश्वर में है दोफाड़ वैली। हिमालयन संगीत शोध संस्थान स्थित है। हिमालयन संगीत शोध संस्थान नैनीताल, हल्द्वानी, प्रेमनगर या फिर देहरादून? तो हल्द्वानी में स्थित है क्या? हिमालयन संगीत शोध संस्थान। काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? काफल का वैज्ञानिक नाम माइरस एस्कुलेटा, कोवेरकस इनकेना, कैनबिस सैटिवा या बर्बेरिस एशियाटिक? तो काफल का वैज्ञानिक नाम है माइरस एस्कुलेटा। ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। कोवेरकस इनकेना किसका नाम है? तो यह है बांज का। ठीक है। कैनबिस सैटिवा भांग का। किसका? भांग का। बर्बेरिस एशियाटिक किल्मोड़ा का। ठीक है। ये चारों ही आप ध्यान रख लेंगे आज। भोटिया द्वारा बनाई गई सब्जी को क्या कहा जाता है? ठीक है। भोटिया जनजाति में अलग अलग चीजें बनाई जाती है, उनके नाम होते हैं अलग अलग। तो भोटिया द्वारा सब्जी और दाल भी कहेंगे से जो बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? छाकू, पुली, छामा या फिर कुतो? तो इसे कहा जाता है आपका ऑप्शन सी छामा। छाकू जो होता है वो होता है भात, जो भोटिया द्वारा बनाया जाता है भात उसे कहते हैं छाकू। पुली होती है जो बड़े आकार की रोटी होती है, बड़े आकार की रोटी। ठीक है ना। और कुतो होता है जो सत्तू से बनाते हैं वो, ठीक है ना, सत्तू से बनाया हुआ एक हलवा टाइप होता है उसे कहते हैं कुतो। जगदीश प्रयाग स्थित है। देखिए पंच प्रयाग तो आपने पढ़ लिया, अब नए नए प्रयाग आएंगे आपके लिए क्वेश्चंस में, यूपी SSC भी ऐसी पूछता है। जगदीश प्रयाग स्थित है अलकनंदा, हर्षवती, अलकनंदा और खांडव गंगा, अलकनंदा और विष्णु गंगा, अलकनंदा और पट्टावती। ठीक है। तो जगदीश प्रयाग पड़ता है ऑप्शन डी अलकनंदा और पट्टावती के संगम पर। ठीक है। अलकनंदा और खांडव गंगा के संगम में पड़ता है शिव प्रयाग। ठीक है ना। विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग। ठीक है। और हर्षवती के पड़ता है शायद से एक और प्रयाग,
शेष नेत्र किस जनपद में स्थित है? चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी या फिर रुद्रप्रयाग। तो चमोली में स्थित है शेष नेत्र, एक स्थान है, कहा जाता है कि शिला है, उसमें नेत्र बना हुआ है जिसकी पूजा की जाती है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है ये। निम्न में से कौन सी मृणाल पांडे की रचना नहीं है? अच्छा, नहीं है बतानी आपको। आदमी जो मछुआरा है, चोर निकल भागा, जो राम रची राखा, अमृत की बूंदे। तो आदमी जो मछुआरा तो है, चोर भाग निकल भागा भी, जो राम रची राखा है, अमृत की बूंदे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बनेगा। अमृत की बूंदे मृणाल पांडे की रचना नहीं है। ये तीन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मृणाल पांडे की रचना, तीनों तो याद रख लो। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौन से, यानी कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? 19वें, 20वें, 21वें या फिर 22वें? तो ऑप्शन सी 21वें क्रम के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। लीलाधर जगुड़ी को किस वर्ष उनकी रचना जितने लोग उतना प्रेम के लिए व्यास सम्मान दिया गया? 13, 14, 15 या फिर 16? तो 2013 में मिला था लीलाधर जगुड़ी को जितने लोग उतने प्रेम। उत्तराखंड राज्य में होम स्टे योजना कब से चलाई जा रही है? ठीक है, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया था इस योजना को, और ये शुरू हुई थी 2018 में। 19 में भी ठीक ठाक चली, फिर 20 में कोविड आया तो इस योजना पे थोड़ा सा ब्रेक लगा। कुमाऊनी शब्दावली में ज्यून का अर्थ होता है, ज्यून, कुमाऊनी शब्दावली में ज्यून का अर्थ होता है जलप्रपात, तालाब, नमक या फिर चंद्रमा। तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, चंद्रमा। जलप्रपात को कहा जाता है छीड़, ठीक है, छीड़। नमक को लूण कहा जाता है, ठीक है। तालाब को भी होगी शब्दावली कुछ। राज्य की पहली ऑडियो कंपनी कौन सी है? राज्य की पहली ऑडियो कंपनी वाई म्यूजिक, एम एंटरटेनमेंट्स, जेड क्रिएशन या फिर के सीरीज। तो ऑप्शन डी के सीरीज इसका सही उत्तर बनेगा। ठवाक आभूषण पहना जाता है, पूरी वीडियो बना रखी है आभूषण पे, आप उसे जाकर जरूर देखें। ठवाक आभूषण पहना जाता है सिर, पैर में, सिर में, हाथ में या फिर कमर में। तो ऑप्शन सी हाथ में पहना जाता है, मतलब कलाई से लेके कोहनी तक का पूरा आभूषण होता है कौन सा? ठवाक, ठीक है। राज्य में किस वृक्ष से कत्था बनाया जाता है? राज्य में किस? चीड़, सेमल, बांज या फिर खैर। तो खैर होता है, जो खैर का पेड़ होता है, खैर के पेड़ के अंदर से निकाला जाता है जो हिस्सा, उससे बनता है क्या? फिर कत्था, ठीक है ना, खैर के पेड़ से बनाया जाता है कत्था। किस केदार को पितृ तीर्थ भी कहा जाता है? केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ या फिर मदमहेश्वर। तो रुद्रनाथ को पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। अटरिया मेला किस जनपद में लगता है? काफी प्रसिद्ध मेला है अटरिया मेला, और ये लगता है आपका उधम सिंह नगर में। पर्वत पुत्र समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता है? देखिए उधम सिंह नगर से होता है। अब उधम सिंह नगर के ही चार ऑप्शन है आपके सामने, तो ये थोड़े फंसे हुए ऑप्शन है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, रुद्रपुर से होता है पर्वत पुत्र, ठीक है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए रुद्र, रुद्र मतलब शिवजी, और शिवजी का रहते हैं पर्वत पे, ठीक है ना, पर्वत पुत्र रुद्र, रुद्रपुर से होता है पर्वत पुत्र का प्रकाशन। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? उत्तरकाशी में स्थित है विश्वनाथ मंदिर, और इसका जीर्णोद्धार, ये यूके SSSC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और किसने करवाया था? तो ये करवाया था ऑप्शन ए, सुदर्शन साहा ने। राजाओं की घाटी किस जनपद में है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। राजाओं की घाटी किस जनपद में है? चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा या फिर चंपावत। तो ऑप्शन सी अल्मोड़ा में पड़ती है राजाओं की घाटी। बुद्धा टेम्पल स्थित है, काफी आसान क्वेश्चन, बुद्धा टेम्पल स्थित है देहरादून, नैनीताल, पौड़ी या फिर टिहरी। तो आपके देहरादून में स्थित है बुद्धा टेम्पल, 2002 में बन के तैयार हुआ था, ठीक है, और इसको मेंड्रोलिंग मठ के नाम से भी जाना जाता है। दूध वाला कुआं किस जनपद में स्थित है? दूध वाला कुआं देहरादून, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा या फिर टिहरी। तो आपके उधम सिंह नगर में पड़ता है दूध वाला कुआं। ब्रह्मा पर्वत किस जिले में अवस्थित है? ब्रह्मा पर्वत किस जिले में अवस्थित है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर या फिर चंपावत। तो ब्रह्मा पर्वत आपका स्थित है पिथौरागढ़ में। राज्य में सड़क आंदोलन हुआ, राज्य में सड़क आंदोलन हुआ 1940, 45, 50 या फिर 61। तो राज्य में सड़क आंदोलन शुरू हुआ था 1940 में। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना कब की गई? MKP PG कॉलेज देहरादून, ठीक है, MKP से ज्यादा फेमस है ये। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1902 में। देखिए 1902 में 3 कॉलेजेस का नाम आता है उत्तराखंड के बहुत प्रसिद्ध, कौन सा? DAV, ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी और कौन सा? MKP, ठीक
ठीक है, ये तीनों ही कब हुए थे? 1902 में स्थापित हुए थे। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री स्थित है, क्वेश्चन बनता है बहुत बार, रानीखेत, ताड़ीखेत, मोहान या फिर ऋषिकेश। तो कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ है? तो यह है आपका ऑप्शन है रानीखेत में। देखिए आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, जो रानी है वो आपको हर काम में कोऑपरेट करेगी, तो रानीखेत में पड़ता है कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। ठीक है, ताड़ीखेत में आयुर्वेदिक ड्रग्स फैक्ट्री, मोहान में भी है, ऋषिकेश में आईडीपीएल। ठीक है ना। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी गई? हरिद्वार में है स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी आपका ऑप्शन ए 2002 में। मिस्टी लेक नाम से प्रसिद्ध है, ये तो सबको आता हो क्वेश्चन, मिस्टी लेक नाम से प्रसिद्ध है हेमकुंड, फचकंडी ताल, रूपकुंड या फिर लिंगाताल। तो ऑप्शन सी रूपकुंड, मिस्टी लेक, स्केलेटन लेक, कंकाली ताल, हाँ ये सभी नाम किसके हैं? मिस्टी लेक किसके नाम है? रूपकुंड के। ये थे हिंदी और उत्तराखंड के 60 क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चंस आपको जीएस वाले सर बताएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया, प्रैक्टिस सेट आपको लगता है कि आपके काम आया है, तो पाठशाला से जुड़िए, पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। इसमें होने वाले हैं ऐसे 100 सवाल जो आएंगे आपके अपकमिंग उत्तराखंड एग्जाम्स में, चाहे वो पटवारी हो, वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम हो, फॉरेस्ट का हो, पुलिस के लिए स्पेशल है ना। और हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, तो आप इन सभी एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। न्यू बैचेस मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। हम इन 100 क्वेश्चन की सीरीज में जीएस का पार्ट हम करेंगे और साथ में हम उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि आपका एक क्वेश्चन हो जाए डबल। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, कोशिश करनी है कि आंसर करें और एडिशनल जानकारी को आपको नोट कर लेना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सभी आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया मतलब जब गवर्नर जनरल या वाइसराय रहे, उनमें से किसके शासनकाल के ड्यूरेशन में भारत में लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 1793 में कॉर्नवालिस कोड नाम से ये शुरुआत की गई और इन्हीं को भारत में सिविल सेवा का जो जनक है वो माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सती प्रथा की अगर आप बात करोगे कि सती प्रथा है, तो सती प्रथा को खत्म किया था किसने? लॉर्ड बेंटिंग ने। बंगाल विभाजन अगर आपको याद आ जाए, तो आपको याद रहेगा 1905 में। आ रही है इतनी बात समझ में, ठीक है। अगर अब हम डलहौजी की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से ये फेमस है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है कॉर्नवालिस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस का सूत्रपात किया था? 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको देखना है किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने या वाइसराय ने सहायक संधि को लाया था, ठीक है। तो देखो थोड़ी सी बातें याद करना। अगर आपको एक नाम याद आ जाए, लॉर्ड वेलेजली नाम क्यों याद आ जाएगा आपको? लॉर्ड वेलेजली नाम आपको इसलिए भी याद आना चाहिए कि अगर आपको याद है कि 4 मैसूर युद्ध हुए हैं। क्या हुए हैं? 4 मैसूर युद्ध हुए हैं अंग्रेजों के साथ, है ना। अंग्रेजों के साथ मैसूर युद्ध हुए हैं, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये 2 नाम होते हैं ना, हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक है। दूसरा नाम है टीपू सुल्तान, ठीक। जो टीपू सुल्तान थे, ये 1799 में लॉर्ड वेलेजली के साथ जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ तो ये मारे गए। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? अभी आपने देखा होगा हालिया दिनों में जो गर्ल्स की एज है शादी को लेकर के, वो 21 एज कर दी गई है। पहले वो एज 18 हुआ करती थी। तो ऐसा ही एक हरबिलास शारदा साहब हुए, नाम हुआ हरबिलास शारदा। क्या नाम हुआ? हरबिलास शारदा, ठीक है। 1929 की बात है, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया लड़कियों और लड़कों की एज को बढ़ाने का, ठीक है। तो उस समय के हिसाब से कितनी एज रखी गई थी? जो न्यूनतम एज थी, तो वो थी लड़कियों के लिए 14 थी, गर्ल्स के लिए, और बॉयज के लिए थी 18। यही पूछा है क्वेश्चन में, आंसर हो जाएगा ये सारी चीजें। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ये सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, ठीक है। आंसर आपको देना है। अगर हम बात करें डब्ल्यूसी बनर्जी, तो इसके ये पहले
कौन थे? पहले अध्यक्ष थे। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? ठीक है। और ये जो है ये है एओयू, जो इसका आंसर है महासचिव हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय कौन हुए? मुगल बादशाह हुए, द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? 4 ऑप्शन आपके पास है, आपने आंसर सिलेक्ट कर लेना है। मेरी बात समझिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें आप देखिए कि ये काम कब का हुआ होगा। इतिहास क्या बताता है? तो इतिहास याद दिलाएगा आपको। इतिहास कहेगा कि 1764 में एक लड़ाई हुई जिसे आप कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध। इसके बाद एक संधि हुई जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि, जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुआ? वो हुआ 1765 में। बस इलाहाबाद की संधि जब 1765 में हुई तो शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? शाह आलम द्वितीय ने जो था वो दे दिया किसको? वो दे दिए दीवानी अधिकार। किसको दे दिए दीवानी अधिकार? तो रॉबर्ट क्लाइव, है ना, क्लाइव लिखा हुआ है, इसी को रॉबर्ट क्लाइव कर लेंगे और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव के साथ ये संधि हुई और उसको दीवानी अधिकार, दीवानी होते हैं सिविल राइट्स दे दिए गए ना, व्यापार वगैरह करने के नियम वगैरह, तो इस सबके अधिकार दे दिए गए। अगला क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से गुप्त सम्राट की बात की गई है जिसने हुणों को पराजित किया था, जिसने हुणों को पराजित किया था। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, आप इसे आंसर कर लेंगे। आपको उससे पहले आपको याद करा दूं कि एक व्यक्ति थे फयान, ठीक है, चीन यात्री फयान। कई बार ऐसा सवाल आता है कि फयान किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में भारत आए थे? किसके शासनकाल में भारत आए थे? आ रही है इतनी बात समझ में? फयान कौन? फयान की हम बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में, स्कंदगुप्त के समय में हुणों को पराजित किया था किसने? गुप्त ने। गुप्त सम्राट जो थे वो स्कंदगुप्त थे। फयान का आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। आ रही है इतनी बात समझ में आपको? तो एडिशनल जानकारी मिलेगी और ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप तैयारी कर पाएंगे कि अगर पेपर में जो पूरा सिलेबस है उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एक एक पोर्शन की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? देखो लगातार एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं। अगर आप पाठशाला ऋषिकेश में अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको टू द पॉइंट, बिल्कुल सीधा ट्रैक पर आपको यह तैयारी करवाई जाएगी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था कि अगर बात की जाए तो देखो आंसर हो जाएगा सारनाथ। क्या हो जाएगा? सारनाथ इसका आंसर है। अब बात आती है अगर वैशाली की, तो एक नाम आता है अलार कलाम। ये नाम किसका है? जहां बुद्ध ने अपने गुरु से अलार कलाम से क्या ली थी? शिक्षा ग्रहण की थी। किसने शिक्षा ग्रहण की थी? ध्यान से समझना, बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की थी अलार कलाम से वैशाली में। एक बात तो ये हो गई। पावापुरी संबंधित है जैन से, ठीक है, याद रहेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लो और चीजों को याद रखो। अगला क्वेश्चन है अढ़ाई दीन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, संत की झोपड़ी है, मंदिर है, मीनार है? इस बात पर आपको ध्यान देना है। क्या है? अढ़ाई दीन का झोपड़ा। इसी नाम से इतिहास इसे जानता है, लेकिन आपको बताना है कि वो क्या है। तो ये किसने बताया था? तो देखिए, जब हम गुलाम वंश पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम मामलुक वंश, हम स्लेव डायनेस्टी को पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि 1206 से 1290 ईस्वी में समाज गुलाम वंश को जानता है। उसमें एक व्यक्ति हुए, नाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जैसी चीजें बनाई। अढ़ाई दिन झोपड़ा और कुछ नहीं बल्कि एक मस्जिद है, यह आपको याद रखना है। नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये बात है और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सारी चीजें आपको आसान लगेगी। आप यहां पर कुछ तुगलक देखोगे, कुछ लोदी देखोगे। आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा तुगलक शासक हुआ जिसका नाम था एमबीटी। इसके कुछ काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सांकेतिक मुद्रा चलाना, जैसे सांकेतिक मुद्रा चलाना, राजधानी परिवर्तन, ठीक है, राजधानी परिवर्तन। आप कहोगे राजधानी परिवर्तन कैसे? एमबीटी नाम लिखा है तो इससे आपको आंसर भी मिल जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इब्न बतूता। अब इब्न बतूता की बात है तो चीज याद करो, रेहला इब्न बतूता। ठीक है, रेहला क्या है? उसकी किताब है। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये आया और चीन इसको अपना राजदूत बना करके भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और दिल्ली में काजी भी नियुक्त किया था। अब बात है राजधानी परिवर्तन की, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि पहले मतलब गुलाम वंश में राजधानी लाहौर थी,
ठीक है, यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में थी। इल्तुतमिश ने इसे चेंज किया। किसने चेंज किया? आप कहोगे इल्तुतमिश ने। जो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बेटे के बाद आया था, इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश लेकर के आया दिल्ली। कहां लेकर के आया? आप कहोगे दिल्ली लेकर के आया। कौन लेकर के आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से दिल्ली से दौलताबाद जाएगी। कहां जाएगी? दौलताबाद। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा एमबीटी ने, लेकिन गई नहीं। ठीक है, सिर्फ अनाउंस ही हुआ। चीजों को याद रखेंगे, आपको समझ आएगी। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? मेरी बात ध्यान देना। हमने भारतीय संविधान ने संघीय सिस्टम अपनाया। संघीय सिस्टम में हमने माना कि एक संघ सूची होगी, एक राज्य सूची होगी और एक होगी तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। मैं दोबारा से बोलूंगा, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद होने चाहिए। सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए। यह आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। 4 ऑप्शन है, आपने सारी चीजें देख ली होंगी, सभी को हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। आंसर बता दे रहे हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब कुछ वर्ग कैसे हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम 370 के बाद 300 आर्टिकल 371 को पढ़ते हैं, है ना, और हम बात अनुसूचित क्षेत्रों की भी करते हैं, है ना। आगे आइए। 86th अमेंडमेंट संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? बात बिल्कुल सीधी है, किस वर्ष से लागू किया गया? क्वेश्चन ऐसा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं उन्होंने 86th अमेंडमेंट देखा होगा और मान लिया होगा मनी मन में कि ये तो 2002 में हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमने पूछा है कि लागू कब हुआ, तो जैसे ही लागू की बात आएगी आप 2002 नहीं करेंगे। 2002 तो एक्ट है दोस्तों। क्या है? 2002 एक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2010। आ रही है इतनी बात समझ में? चलो आगे आते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? है ना, हम ये सवाल कर रहे हैं मंत्रिपरिषद से। सवाल को पढ़िए और समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि 15% कर दी गई। ये मामला 2003 का है। यहां पर हमने कहा कि अगर लोकसभा आप समझते हैं मंत्रिपरिषद वहीं से निर्मित होती है, जिसका बहुमत होता है, जिसकी सरकार बनती है और मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद में दोनों जगह के लोग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के हो सकते हैं, ठीक है। लोकसभा की संख्या जो भी हो उसका 15% निकाला जाए और 15% से ज्यादा नहीं हो पाएगी मंत्रिपरिषद, ये वाली बात की गई। अगर मामला राज्य का हो, अगर मामला राज्य विधानसभा का हो, ध्यान से समझना, तो राज्य विधानसभा में भी 15% लागू किया गया कि 15% से ज्यादा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन किसी भी सीमा में ये 12 से कम भी नहीं होंगे। 12 से कम भी नहीं होंगे, ऐसा कहा गया। समाज ऐसा जानता है। 91वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट किया गया और इस बात को लागू किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पंचायत अधिनियम 1992 लागू करते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? है ना, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जब वो वाला एक्ट पास हो रहा था या कोई एक्ट विशेष पास हो रहा था, उस समय पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे, किसने साइन किया था? जैसे हम अक्सर एक क्वेश्चन जानते हैं कि हम जानते हैं कि जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी तो उस समय पर फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे। तो पंचायत अधिनियम 1992 लागू करते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अगर पंचायत के चुनाव करवाने हो तो गवर्निंग बॉडी कौन है? आंसर आसान है, राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या है? इसकी गवर्निंग बॉडी है। ठीक है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? देखिए, बहुत सारे चुनाव आजकल आप हो रहे हैं, आम लोकसभा चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं, उसमें कई सारी ऐसी पार्टीज होती है जिनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा, नेशनल पॉलिटिकल
पार्टी का दर्जा मिला होता है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला होता है। वर्तमान समय में भारत में 8 ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उनमें से एक यहां पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और बाकी नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको पहचानना है। मैं फिलहाल आपको बता दे रहा हूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका निर्माण जिसको बनाया 1984 में था काशीराम ने, यही एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और ये चुनाव आयोग के रडार पे है कि इसका राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा आप समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जो उनकी शर्तें होती हैं 2019 में इसका चुनाव में उतना योगदान नहीं रहा है, इसने उतनी सीटें नहीं जीती है। आम आदमी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी है जिसका निर्माण 2012 में हुआ है, समाजवादी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है, अकाली दल राज्य स्तरीय पार्टी है। ये बहुजन समाजवादी पार्टी जो है ये है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? बिल्कुल स्टैटिक सवाल ये पूछ लिया गया है, तो याद रखना है। अगर आप परम सोच रहे हैं, परम आपने सोचा है परम में टिक गया, तो आप बिल्कुल गलत है। परम 8000 जो है, परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ऐसे आप इसे याद रखेंगे। फिलहाल आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ जो है वो भारत का पहला कंप्यूटर है, पहला कंप्यूटर पूछा है। फोर्टान कंप्यूटर की एक भाषा है जिसका विकास किसने किया? 4 ऑप्शन आपके पास है, सीधा याद कर लेना है। कंप्यूटर के बिल्कुल स्टैटिक सवाल और बेसिक सवाल आते हैं, एकदम 9th 8th 9th में बच्चा पढ़ता है। JW बेकर्स ने इसका विकास किया था। भारतीय जीवन बीमा निगम हालिया दिनों में ये चर्चा में है, इसकी स्थापना कब की गई थी ये आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर है 1957, ईयर के हिसाब से खेलेंगे और जल्दी कर लेंगे। चलिए, कृषि कीमत आयोग आपने सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट बहुत न्यूज में रहता है। ये क्या है? बोला गया कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई, जिसका वर्तमान नाम कृषि लागत एवं कीमत आयोग है। ये नाम इसको 1985 में मिला, लेकिन कृषि कीमत आयोग जिसकी स्थापना की गई, नाम बाद में बदला गया, लेकिन यही है कृषि कीमत आयोग है जिसका नाम वर्तमान नाम ये है। इसकी स्थापना कब की गई? आंसर है 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आप सबने सुना होगा, तो उन्हीं के समय में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के समय रोलिंग प्लान लाया गया था। अगर आपको याद हो तो जनता पार्टी की सरकार आई थी और इस ड्यूरेशन में 80 तक रोलिंग प्लान लगा था, मतलब एक साल के प्लान को लागू किया गया था। हमारे देश में पंचवर्षीय योजना या यूं कहें कि 5 ईयर जो प्लान है वो 1951 के बाद से स्टार्ट हुए हैं और लगातार चलते रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 1951 से 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, 2017 में ये खत्म हो गई, 2017 में ये समाप्त हो गई, ठीक है। तो उसमें जो रोलिंग प्लान आया था उसको भारत में किसने इंप्लीमेंट किया था? तो नाम हो जाएगा DDT लकड़ा वाला, ठीक है। और अगर वैसे इस रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो गुरनाल मिडल ने बनाया हुआ है विदेश के मामले में। आंसर हो जाएगा DT लकड़ा वाला, ये याद आपने रखना है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हर किसी को मालूम होता है, जिनको नहीं मालूम होता उन्हें हरित क्रांति मालूम होता है। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी है, किस देश से हैं ये पूछा गया है, किस देश से हैं? तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, ये है USA से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। कहां से? हरित क्रांति से संबंध है इनका और अमेरिका, ठीक है। आते हैं एग मार्क क्या है? 4 ऑप्शन है, जैसे कि आपने सुन लिया होगा। अगर इसको आप लिखें तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एग मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्क। तो बस जैसे ही आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या है। तो यह है गुणवत्ता गारंटी की मुहर। किससे संबंधित होती है? ये कृषि उत्पादों से संबंधित होती है। गुणवत्ता गारंटी की मुहर होती है, एग मार्क इसको कहा जाता है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, प्रोडक्शन के मामले में, चावल के मामले में, राइस के मामले में, ऐसे कई सारे सवाल भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं। गेहूं का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? दालों का उत्पादन, या आप कहो कि कपास का उत्पादन, मूंगफली का उत्पादन, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो दालों की बात है तो मध्य प्रदेश को, उसको नदियों का मायका भी कहा जाता है। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, झूम किसे कहते हैं? सीधी सी बात है कि झूम एक कृषि का प्रकार है, खेती का प्रकार है। झूम खेती जो कहां प्रचलित है? तो आप कहेंगे नागालैंड में प्रचलित है झूम खेती, ठीक है। कहां प्रचलित है? नागालैंड में। ऐसा इसमें होता क्या है कि इसको कीर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। एक जगह पे कृषि करने के बाद फिर से उसको बदल दिया जाता है और चेंज कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? भारत के निम्न में से किस भाग में? अब देखो, ईस्ट वेस्ट कर लोगे फटाफट से, इंडिया के मामले में आप समझ लोगे कि भारत में जाना है तो हमें क्या करना होगा। तो देखो, आपको ये ध्यान देना होगा, जब भी इस तरह का आए तो आप एक मैप में कंसीडर करें कि जो पूछा हुआ है, मान लो खनिज संसाधन पूछा हुआ है, तो खनिज संसाधन के लिए आप कहां जाना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। पठार है हमारे यहाँ, जिसे हम कहते हैं धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार जो है वो है कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। ये खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण पठार है। इसके बाद आपको छोटा नागपुर पठार याद आएगा। जब आप छोटा नागपुर पठार का नाम ले लोगे, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये ले लोगे, तो ये दो नाम देखते ही तुम्हें मिलेगा कि एक तो हमें साउथ में जाना है और एक हमें पूर्व की तरफ जाना है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये इसके सबसे संपन्न क्षेत्र हैं खनिज संसाधनों के मामले में। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? डेयरी की बात की जा रही है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। हरियाणा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है, सारे रिसर्च सेंटर पढ़ लो, याद कर लो, अगर लूसेंट की बुक में एकदम भर भर के लिखे हैं और काम लूसेंट की बुक से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह कहां है? क्वेश्चन आसान है, आपने जैसे ही देखा होगा आपने सोच लिया होगा मन ही मन में कि ये तो गुजरात में है और सर ने दे दिया एकदम हलवा सवाल, लेकिन जैसे ही आपने ऑप्शन देखे होंगे तो कुछ लोग अभी सोचेंगे कि ये क्या बात हो रही है, कहां पर है ये? तो भाई ये है कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी में नहीं, कच्छ के रण में है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल किसका नाम है? याद रखा जाएगा। अगर आपको हैदर अली याद आ जाए, चलो हैदर अली ही याद आ जाए, टीपू सुल्तान मत याद करो, मैसूर साम्राज्य को नहीं याद दिलाएंगे, लेकिन हैदर अली को दिलाएंगे, तो आप कर्नाटक चले जाओगे। हैदर अली ने क्या करा था कि फ्रेंच के साथ मिल करके एक हथियार बनाया था, हथियार गृह बनाया था, हथियार रखने की जगह बनाई थी, वो बनाई थी तमिलनाडु में, डिंडीगुल में। ये सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में, तमिलनाडु का एक नगर है डिंडीगुल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? पृथ्वी से निकटतम है का मतलब क्या है? देखो ये सूर्य होता है, सन ऐसा मान लो, उसके बाद सारे प्लेनेट लगे होते हैं अपनी अपनी जगह पे। तो ऐसा माना गया है कि कुछ प्लेनेट हैं, कुछ 4 इनर प्लेनेट हैं और 4 आउटर प्लेनेट हैं, और पृथ्वी जो है उसके ठीक सबसे बगल में कौन है? तो 2 लोग हैं। अगर ये अर्थ है तो इस तरफ है वीनस, इस तरफ है वीनस ऐसा मान लो, और इस तरफ है मार्स। ठीक है, तो देखो यहां पर वीनस तो कोई ऑप्शन में नहीं है, मार्स ही है, तो आंसर हो जाएगा मार्स, मंगल। ठीक है, अगर वीनस होता तो वीनस आंसर होता। अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से देखना कि कैसे इसको करा जाएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो मैं आपको एक रामबाण देकर के जा रहा हूं कि सबसे पहले क्या करो, इनका कर लो डिफरेंस। कोई भी क्वेश्चन हो डिफरेंस करना मस्ट है। जैसे 21 में से 25 करोगे तो 4 आ जाएगा, बात समझ आ रही है? यहां से करोगे 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो यानी कि 27। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम्हें ऐसा दिखे, ये नंबर दिख जाए तुम्हें, अगर तुम्हें पहली नजर में नहीं दिख रहा है तो डिफरेंस निकालना, मतलब दोनों के बीच का अंतर निकालना रामबाण होता है, ये याद रखो। 8 में से 2 गए 6, 6 में से 5 गए 16, 3 13 में से 8 गए तो 5 हो जाएगा, और इधर 9 में से 6 गए तो 8 में से 6 गए तो 2 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 125। तो ये तो कुछ 27 16 125, ये हो रहा है 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर और 5 का क्यूब हो रहा है। ठीक है, 5 का क्यूब हो रहा है, तो 2 3 4 5 यानी कि 6 ही आएगा। ये तो हो गई बात कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो नंबर तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, तो एक बार स्क्वायर आएगा, तो एक स्क्वायर होता है 36। तो 6 और 3 9 जोड़ दो, 9 आ जाएगा, 9 और 3 12 की 2 और 1 आ जाएगा, तो 229 आ जाएगा, 229 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 229। आसान क्वेश्चन है, कैसे भी कर सकते हो, एक तरीका है जो दिख जाए सबसे पहले उसी से कर लो। विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम का मतलब होता है 3 एक जैसे हो और एक बिल्कुल अलग हो। तो फूल, फल, पत्ते, जड़ कहा गया है, तो बाकी ये तीनों पेड़ पे लग रहे होते हैं ऊपर की तरफ, और ये जड़ जो है नीचे की तरफ, सूर्य से दूर इसका विकास हो रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? दोनों सदन कौन से पूछे गए हैं? लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, तो भाई प्रधानमंत्री मान लो नहीं होता है, तो 6 महीने के अंदर उसे होना होगा, तभी वो प्रधानमंत्री रह पाएगा। वित्त मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर है, तो या तो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का हो। राष्ट्रपति रेलवे मिनिस्टर है, या तो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। तो आप कहेंगे राष्ट्रपति जो है वो अभिनंग है संसद का, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में का सदस्य मेंबर नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। इतनी चीज आ गई क्लियर? चलो आगे चलो। CAD कैड स्टैंड फॉर किस लिए स्टैंड फॉर करती है? ये तो देखो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये इसकी फुल फॉर्म है। कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं, अगर आप पढ़ लो बार बार तो आपके कई सारे सवाल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो देखो मैंने ऐसे बार बार बोला है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपको जो भी नंबर मिले उनकी सबसे पहले कर लो आराम से नंबरिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या कर लो? नंबरिंग कर लो। देखो कई बार आसान आते हैं, कई बार मुश्किल आते हैं, तो नंबरिंग कैसे कर लो भाई? के है 11, एल है 12, ये है 13 और ये है 14। ठीक है, फिर ये है 9 10 11 और 12। अच्छा ठीक है, ये है 20, ये है 21, ये है 22 और ये है 23।
तो अगर ये 23 है तो मेरे हिसाब से 9, 10, 11, 12 लगातार चलने वाले नंबर हैं, कुछ तो है इसमें, ठीक है। तो 11 में से अब देखो जो रिलेशन इसके साथ है वही रिलेशन इसका इसके साथ होगा, यानी कि अगर 11 है 9 आ रहा है तो मतलब 2 कम कर रहे हैं, तो देखो 20 से भी यहां 2 कम कर दो, तो आप कहोगे कि सर 20 से 2 कम कर देंगे तो 18 लिख लेंगे, ठीक है। फिर आप कहोगे कि 12 से कितना कम करा, तो 12 से यहां 10 आ रहा है, 10 कम करा तो 2, तो यहां भी 22 से भी आप 21 है, ये है ना 21 है, ठीक है। 21 से यहां भी 2 कम कर दो, 21 से अगर यहां भी 2 कम करोगे तो 19 आ जाएगा, 19 लिख लो। उसके बाद 22 है तो 22 से भी यहां 2 कितना, 22 से कितना कम कर रहा है तो देख लेते, 13 से 2 कम कर रहा है, सबसे 2 कम कर रहा है, तो 2 कम कर लो, 22 से 2 कम करोगे तो 20 आ जाएगा। उसके बाद 23 से भी आप 2 कम कर लो, 23 से भी 2 कम कर लो तो 21 आ जाएगा। 18 होता है R, 19 होता है S, और ये होता है 20 होता है T, और 21 होता है U, ठीक है। RSTU जो है इसका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से निकाला जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आपको ABCD याद हो। प्रांजल सर की एक क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की, हम गारंटी देते हैं कि आप उसे 2 बार देखिए, आपको ABCD 110% याद हो जाएगी। आप हमारे ऑफलाइन के बच्चों से मिलेंगे तो उन्हें ये ABCD मुंह जुबानी याद है, और उन्हें कभी एक कहानी के तौर पर याद है, उन्हें कभी देखना नहीं पड़ा कि उन्हें दोबारा याद करनी पड़ी हो, नंबरिंग उनकी याद है, याद रखिए। फिर है देखिए ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। 3 का रिलेशन वही है, 3 का 27 के साथ जो रिलेशन है वही 4 का अगले नंबर के साथ होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो इसे डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, तो आप कहोगे 9 आ रहा है, यानी कि 9 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। तो अब यहां पर देखो, अगर आप यहां की 9 की गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, आप सोचोगे ये। लेकिन यहां पर एक चीज देखो, समझो मेरी बात को, आप क्या करोगे, आप ऑप्शन में देखोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। आप देखो 3 का क्यूब करो तो हो गया 27, 4 का क्यूब करो, 4 का क्यूब जैसे ही करोगे आ जाएगा 64। आंसर क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें, आगे चलते हैं। पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 3 वर्षों बाद उनकी आयु 8:11 के अनुपात में होगी। क्यू की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? अच्छा 3 और 8, ठीक है। चलिए तो इसे देख लेते हैं जरा सा। देखो अगर जब इस तरह का सवाल हो तो आप क्या करो, ये P और ये Q है ऐसे मान लो, ठीक है। अब P और Q है तो ऐसे समझेंगे कि P की जो वर्तमान आयु है वो 5x हो जाएगी, वो, और Q की जो वर्तमान आयु है वो 8x हो जाएगी, ठीक है। बोला 3 वर्षों बाद, तो 3 वर्ष बाद मतलब इसकी भी 3 वर्ष बाद और इसकी भी 3 साल बाद। 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाती है? 8 हो जाती है, 8:11 हो जाती है, यही कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और कुछ नहीं करना है। तो यहां से देखोगे तो 8 8 64 हो जाएगा x, और 11 5 55 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। 8 3 24 और 33 हो जाएगा, तो 33 में से 24 गए तो 13 में से 4 गए तो 9 आ जाएगा, और 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 14, तो 9 से 9 x की वैल्यू आ गई 1, अरे x की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो ये यहां पुट कर लेंगे। अब देखो ये बात है कि ये है प्रैक्टिस सेट, तो मैं यहां पर आपको पूरा सिखा नहीं पाऊंगा कि आप सोचेंगे मैं आपको पूरा ट्रेन कर दूं। मैं मान करके चल रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें आती हैं, बस डायरेक्ट आंसर करके दिखा रहा हूं कि x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई, उन्होंने पूछा q की वर्तमान आयु कितनी है, तो हमने वर्तमान आयु माना था ना 5x माना था, 8x माना था, तो 8x पे पुट कर दो, 1 आ गया तो 8 आ जाएगा q का आंसर, ठीक है। q की एज कितनी है? 8 साल है। आगे चलते हैं। 49वीं समांतर रेखा पैरेलल रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा बनाती है? आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन यहां मैप देख रहे होंगे तो सीधा आंसर आपको आ जाएगा। अब मेरी एक बात समझना कि जो बॉर्डर लाइन है कई बार पूछी जाती है, आपको तो अभी फिलहाल यही याद होता है कि रेड क्लिफ अपन याद कर लें, आपको याद होता है मैकमोहन याद कर लें, एक छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, मैकमोहन याद कर लें, डूरंड याद कर लें, डूरंड रेखा याद कर लें, ठीक है। आपको मैन रहीम याद होनी चाहिए, रूस वैसे भी न्यूज में है, मैन रहीम आपको याद होनी चाहिए। आपको जो है ना, आपको याद हो ये सारी चीजें। मैगी नॉट एक रेखा होती है, मैगी नॉट एक रेखा होती है, आपको ये याद होनी चाहिए। आ रही है इतनी बात समझ में? अब 49 समांतर रेखा की बात करें तो आपको ये कनाडा वाली चीजें दिख रही हैं, आपको कनाडा दिख रहा होगा और ये यूएसए दिख रहा होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो आप चीजों को अगर देख लोगे, ये कनाडा आपको दिख रहा होगा, तो बस आप कर लोगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49 पैरेलल लाइन। आ जाओ, हर बार एक इंडेक्स से क्वेश्चन आ रहा है, इंडेक्स सारे याद कर लो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? सवाल यह है। इंडिया का रैंक है, इंडिया का रैंक याद कर लो, इंडिया का रैंक है 46। कौन जारी करता है? आप कहोगे W1, वीपो जारी करता है, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अमर जवान ज्योति, प्यारे बच्चों ध्यान देना, न्यूज में रही थी अमर जवान ज्योति, किस युद्धों के बाद अस्तित्व में आई थी? अमर जवान ज्योति हालिया दिनों में इसका विलय कर दिया गया है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। किसमें कर दिया गया है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कर दिया गया है।
ये बनाया गया था 25 फरवरी 2019 में मोदी जी द्वारा। क्या नाम है इनका? प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी द्वारा, याद रहेगा, ठीक है। इन्होंने बनाया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। अमर जवान ज्योति ये बना 2019 में, अमर जवान ज्योति का विलय कर दिया गया इसमें। लेकिन ये कब अस्तित्व में आई थी, आपके लिए ये सवाल है, और किस युद्ध में आई थी ये सवाल है। तो याद देना, भारत पाक युद्ध की ये बात है 1971 में। इंदिरा गांधी, किसने? इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति बनाई थी और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का विलय, अमर जवान ज्योति का विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में हो गया है। तो हमारी तरफ से ये एक जबरदस्त शानदार क्वेश्चन थे आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगाने के लिए। अगर आप इन सवालों को अच्छे से कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपका जो तैयारी है बहुत अच्छे से जारी है। सही से रिवीजन करिए और अपनी तैयारी के लिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर प्रत्येक रात्रि 10 बजे होता है क्विज, उस पर जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए रिवीजन के साथ। पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।